नमस्कार। आज हम विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल, अक्षारक और लवण का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि पदार्थ 3 भागों में बांटे जाते हैं: अम्ल, अक्षारक और लवण। ये वह विभाजन होता है, वर्गीकरण होता है। ये उनके विभिन्न प्रकार के स्वाद या रासायनिक लक्षणों के कारण होता है। जैसा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कोई भोजन खट्टा है या कड़वा है, वो अम्ल या अक्षार की उपस्थिति के कारण ही होता है। अम्ल और अक्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त भी कर देते हैं और इन दोनों की, अम्ल और अक्षार की आपस में अगर अभिक्रियाएं करवाएं हम, तो लवण का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें पीएच, पी छोटा एच बड़ा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पुषांश ऑफ हाइड्रोजन। इसके कारण होता है। अम्ल, अक्षारक और लवण के अलग अलग गुण धर्म होते हैं। कुछ गुण धर्म आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े, कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसे अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अक्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, और जो लवण होते हैं इनका स्वाद नमकीन होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं अक्षारक। और जो लवण होते हैं इनका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अक्षारकों का एक अन्य गुण भी है, जल में अगर ये घोल दिए जाएं तो ये OH आयन रिलीज करते हैं। अगर अम्लों को हम जल में घोलेंगे तो वो H आयन रिलीज करते हैं। अब उदाहरण के लिए, जब हम किसी भी आयन को जल में घोलते हैं तो वो 2 भागों में टूट जाता है। अगर वो H आयन अधिक देता है, अधिक मात्रा में देता है, तो उसको अम्ल कहेंगे। अगर OH आयन रिलीज करता है उसे हम अक्षार कहेंगे। तो लिटमस पेपर पर भी इनका प्रभाव होता है। अब सबसे पहले बात आती है, लिटमस क्या होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है और ऐसा जो सामान्य उपयोग में लाया जाता है वो हल्दी है। हल्दी को आपने देखा होगा, अगर हल्दी का दाग है उस पर हम साबुन लगा देते हैं तो वो लाल रंग का या भूरे गहरे रंग का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन में अक्षार होता है, साबुन की प्रकृति अक्षारीय होती है। इसके कारण से उसका रंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अगर उसको हम दोबारा से पानी से साफ कर दें, वो अक्षारीय प्रवृत्ति खत्म कर दें, तो फिर से पीले रंग का हो जाएगा। जिस प्रकार हल्दी एक सूचक है, सूचक का मतलब सूचना देने वाला, अम्ल या अक्षार की सूचना मिलती है इस चीज़ से, उन्हें हम सूचक कहते हैं। कुछ सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं होते, उनको हम बनाते हैं। मिथाइल ऑरेंज है, फिनाफ्थलीन है, इनका उपयोग भी सूचक के रूप में किया जाता है। ये अम्ल और अक्षार की सूचना देते हैं, उनको बताते हैं। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अक्षार क्या होते हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैसे ख़त्म करते हैं। जो लिटमस हम इस्तेमाल करते हैं वह बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का कब होता है? जब ना तो अक्षार हो ना ही वो अम्ल में हो। ये कहाँ से मिलता है? थैलोफाइटा। हमने पौधों का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा पढ़े थे। थैलोफाइटा में लाइकन नाम का एक होता है। लाइकन होता है बेटा एल्गी और फंजाई का, जो दोनों का सहजीविता से बनता है, उसको लाइकन कहते हैं। इससे ये निकाला जाता है लिटमस, और सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। कुछ और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया,
जेरानियम, ये कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, ये भी सूचक के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना रंग बदल लेती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ये अपना रंग बदल लेती हैं, तो इनको हम सूचक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब रासायनिक गुणधर्म, आपने दो प्रकार की चीज़ें पढ़ी होंगी, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया से हमें पता चलता है, उनको हम रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। तो सबसे पहले हमें अम्ल और अक्षार के नाम पता होने चाहिए, कुछ सामान्य नाम जो हम प्रयोगशाला में भी प्रयोग करते हैं, अपने पाठ में भी आएंगे। इनमें से अम्ल के कुछ नाम हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, एसिटिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल होता है वैसे तो, CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अक्षार होता है, जिसमें H आयन ज़्यादा रिलीज करेगा वो अम्ल होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर जल में इसको घोलेंगे तो Na में और OH में ये टूट जाएगा, इसलिए OH आयन रिलीज करने वाले सारे अक्षार कहलाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH2, इसमें दो OH होते हैं बेटा, जैसे ब्रैकेट लगा के पीछे दो लिख रखा है, इसका मतलब इसमें दो OH आयन होते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसमें पोटासियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी दो OH आयन होते हैं, MgOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, OH भी एक हाइड्रोक्साइड होता है इसमें। तो ये सारे के सारे अम्ल और अक्षार होते हैं, इनका हम प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तब देखेंगे लाल लिटमस, नीला लिटमस और ये फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ इनका क्या क्या प्रभाव होता है। अब रंग में परिवर्तन जब होता है, जैसे लिटमस पेपर की हम बात करते हैं, तो ये सूचक हमें ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या अक्षारक माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो सूंघ के हम बता सकते हैं उनमें गंध आती है या गंध बदल जाती है या गंध का प्रकार बदल जाता है, तो इन्हें हम गंधीय सूचक भी कहते हैं। देखकर जो बताते हैं वो अलग होते हैं और गंध से जिनकी पहचान करते हैं वो गंधीय सूचक कहते हैं। वो क्या होते हैं, प्याज है, लौंग का तेल है, इनमें अलग प्रकार की गंध आएगी अगर अम्ल या अक्षार वाले माध्यम में उनको डाल देंगे तो। वेनिला है, इसी तरह वेनिला जो आइसक्रीम में हम खाते हैं, वेनिला कलर की आइसक्रीम दे दो तो वो इसमें होता है। अब ये सारे के सारे वेनिला, प्याज और लौंग के तेल, इनको गंधीय सूचक की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गए इनके सूचक के आधार पर, सूचक से हम किस प्रकार अम्ल और अक्षार का पता लगाएंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी अम्ल और अक्षार का हम पता लगा सकते हैं, जैसे ये इसने क्रियाकलाप में भी दे रखा है और चित्र में भी दे रखा है। चित्र में हमने ये पहले पाठ में भी किया था, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया की थी, और हाइड्रोजन गैस जो हमने उत्पन्न हो रही थी बुलबुले के रूप में देखी थी, उसकी जांच भी इस प्रयोग में कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग केवल प्रयोगशाला में ही करना चाहिए, घर पे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या है, परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है और दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। इसमें से जैसा आपने फ्लास्क में देखा था पिछले पाठ में, यह हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। इन बुलबुलों को हम वापस एक ट्यूब के द्वारा, प्रवाह नली जिसको बोलते हैं, पानी या साबुन का विलयन है उसमें इसको रख देते हैं प्रवाह नली को, और ये जो बुलबुले हैं ये बाहर निकलते हुए हैं। अब इनके पास बुलबुले जब निकल रहे हैं, इनके पास माचिस की तिल्ली या जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, तो चूंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस की क्वालिटी क्या होती है हाइड्रोजन गैस की प्रकृति होती है कि वो खुद जलती है, तो ये धमाके के साथ जलने की आवाज़ आएगी और पट 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 के ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इससे क्या समझ में आता है अभिक्रियाओं से, कि धातु अम्लों से
हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। जैसे हमने पिछले पाठ में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था ना, तो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर देती है और एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम लवण कहते हैं। और इस अभिक्रिया को हम किस प्रकार लिखते हैं? इसको लिखते हैं अम्ल जमा धातु लवण जमा हाइड्रोजन गैस। ये लवण जमा हाइड्रोजन गैस उत्पाद हैं, अम्ल और धातु क्या है? अभिकारक। अब आपने देखी ये रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण हम लिखेंगे। समीकरण किस प्रकार लिखेंगे? इसमें लिखेंगे NaOH 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस ZN2 Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। एक बार फिर से बताता हूँ, 2NaOH एक्वस जिंक सॉलिड, Na2ZnO2 ये सॉलिड हो गया, सोडियम जिंकेट इसका नाम हो गया, और H2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया में भी आपने देखी कि हाइड्रोजन गैस बनती है, किंतु ऐसी सभी अभिक्रियाएं धातु के साथ नहीं संभव हो सकती। यह अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है सोडियम। इसके बाद धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं? पहली अभिक्रिया हम दोबारा से देखेंगे कि ये क्या है, अम्ल और अक्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल ये हमने इसमें दिखाया, जिंक और दानेदार जिंक के टुकड़े है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। और अक्षार का हमने देखा कि अक्षार का NaOH अक्षार है, जिंक एक धातु है, सोडियम जिंकेट बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोनों केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरी जो धातु कार्बोनेट होती हैं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको धातु बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसमें हम देखेंगे, परखनली हमने ली, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक धातु है, इसका कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3 ये डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैस निकलती है, ठीक है। और गैस निकलती गैस को हम फिर दोबारा से चेक करेंगे, और गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका हमें पता कैसे लगेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है ना, चूने का पानी जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको दूधिया कर देती है। ये गुण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, और ये आपके क्रियाकलाप 2.5 में बताया गया है किस प्रकार करना है। प्रयोगशाला में इसको करके देखेंगे। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा, NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये दोनों HCl मतलब अम्ल है, उसमें 2 अणु चाहिएंगे, इसमें 1 अणु चाहिएगा, क्योंकि इसमें 1 हाइड्रोजन है और 1 Na है, उसमें 2 Na हैं, तो 2 NaCl बन जाएंगे। HCl में से क्लोरीन हट के सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और H2O लिक्विड बनेगा। CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इससे हम पता लगाते हैं ये कौन सी गैस है। 2 गैसों का हमने पता लगाया, सोडियम जो पहले जो गैस निकली थी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन कैसे पता लगाते थे, वो पट पट की आवाज़ के साथ जलने लगती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती नहीं, ये तो आग बुझाने में बल्कि सहायता करती है। इसका पता लगाएंगे हम चूने के पानी के द्वारा। अगर चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानेंगे। चूने के पानी का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एक्वस रूप में होता है, CO2 गैस होती है, CaCO3 ये श्वेत अवक्षेप बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, सफ़ेद हो जाएगा, और H2O लिक्विड रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया आपने याद करनी है, CaOH2 + CO2 = CaCO3 + H2O। ठीक है बेटा, इनके नाम भी याद करने हैं आपने। अगर ज़्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड उसी में प्रवाहित करते रहें तो फिर क्या हो जाएगा, वो जल में घुलनशील हो जाएगा। क्या बन जाएगा उसका,
कैल्शियम कार्बोनेट जल है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ज़्यादा उसमें से प्रवाहित कर दी तो वो जल में विलय हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि जल में विलय होता है, घुल जाता है। चूना पत्थर जो हो गया, खड़िया जो चाक का इस्तेमाल करते हैं, संगमरमर जो हो गया जो हम घरों में टाइल वगैरह लगाते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कई रूपों में पाया जाता है, चूने पत्थर के रूप में, चाक के रूप में और संगमरमर के रूप में। ये सभी के सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। आया समझ में? अगर संपूर्ण रूप से इसको इकट्ठा करें तो क्या कहेंगे, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जमा अम्ल लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल निकलेगा। तीसरा जो है टॉपिक वो अम्ल और अक्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। यह बात हमने पहले ही देखी थी। अम्ल और अक्षारक आपस में मिलके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। ठीक है, ये क्रियाकलाप बता रखा है। NaOH और HCl मिलाएंगे, ये बिल्कुल धीरे धीरे मिलाना होता है और बहुत सावधानी से मिलाना होता है। और फिनोफ्थलीन एक सूचक है, इसका रंग बदल जाता है। तो हम क्या देखेंगे, यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। NaOH एक्वस, HCl ये भी एक्वस, इसको NaCl ये नमक या लवण बोलते हैं, इसको साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, इसको लवण बोलेंगे और जल ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया अम्ल और अक्षारक को बदल दे और उससे लवण और जल मिलते हैं। लवण उदासीन होते हैं, अम्ल की pH 7 से कम होती है, एक पैमाना होता है, और अक्षारक की pH 7 से अधिक होती है। 7 pH के आसपास जो होती है वो उदासीन pH बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस प्रकार लिखेंगे, अक्षारक जमा अम्ल, लवण जमा जल हमें प्राप्त होगा। अक्षारक और अम्ल क्या है, अभिकारक, लवण और जल क्या है, उत्पाद। अब अगला इसमें टॉपिक दे रखा है वो है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है, और धात्विक ऑक्साइड क्या होता है धातुओं का ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने तैयार किया था। अब देखेंगे विलियन का, ये देखा कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड लेके और HCl मिलाया, फिर क्या हो जाएगा, विलियन का रंग नीला हरा हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। विलियन का जो नील हरित रंग ये कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। कॉपर क्लोराइड का रंग नीला हरा होता है बेटा। धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया है उसको इस प्रकार लिखेंगे, धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलके लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण कौन सा, संगत लवण, जो सा भी हम धातु लेंगे वही लवण हमें प्राप्त होगा उसी धातु का। अब समीकरण हम लिखेंगे, संतुलित भी करते हैं सारे समीकरणों को ताकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लागू रहे। अक्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को अक्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। जो धातु के ऑक्साइड हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए वो अक्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, अक्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, धात्विक ऑक्साइड को अक्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। अब अक्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अब तो हमने पहले क्या पढ़ी थी, अम्ल के साथ, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब हम अक्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड हैं उनकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया हमने देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अक्षारक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, अब यह अक्षारक और अम्ल जैसे अभिक्रिया करते हैं ऐसे ही ये अक्षारक और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया के समान ही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कैल्शियम क्या है, अधातु। अधात्विक ऑक्साइड
अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो हमने देखे बेटा वो अक्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब अम्ल और अक्षारक हैं, इनमें अलग अलग असमानताएं तो हमने देख ली, इनमें कुछ समानताएं भी होती हैं। समानताएं का मतलब जो अम्ल भी और अक्षारक भी रासायनिक दृष्टि से एक ही प्रकार की अभिक्रियाएं दें। सबसे पहली तो ये दोनों धातु के ऑक्साइड और धातु और अधातु सभी अम्ल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसे पता चल गया कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। अम्ल H आयन रिलीज करते हैं और अक्षार OH आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये अगली अभिक्रिया दे रखी है जो क्या है कि भाई कोई अम्लीय विलयन रख दिया, इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड इसमें डाल दिए, ये जल में आयन बन जाएंगे। जलीय विलयन होगा ना अम्ल का भी या अक्षार का भी, तो दोनों में आयन बन जाएंगे और आयन से क्या होगा, विद्युत का संचालन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बल्ब जलने लगेगा। बल्ब जलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक जगह से दूसरी जगह आयन चले जाएंगे, ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ठीक है, अम्लों में धनायन तथा ऋणायन, जैसे HCl की हम बात करें, क्लोराइड नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन होता है। HNO3 में NO3 नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसमें H हो जाएगा पॉजिटिव आयन, CH3COO नेगेटिव आयन हो जाएगा। H2SO4 में H पॉजिटिव आयन, SO4 नेगेटिव आयन हो जाएगा। चूँकि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल में H आयन धनायन होता है, इसी कारण से उसका गुणधर्म अम्लीय होता है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे अक्षारक, इनमें क्या होता है, इसमें OH आयन होता है, NaOH, OH निकल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, OH निकल जाएगा, तो OH जो देगा वो अक्षारक हो जाएगा। हम देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और अक्षारक का क्या होता है। देखो, जलीय विलयन में ये आयन बन जाएंगे और इस प्रकार के विलयन को आयनिक विलयन भी कहते हैं या आयनिक यौगिक भी कहते हैं। H2SO4 डाल दिया इसमें, बिल्कुल सावधानी से डालना होता है ये। और ये दूसरे में हमने क्या डाला, दूसरे में लिटमस पेपर से हम चेक कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली कि इसमें कौन सी गैस का निर्माण होता है। ठीक है, ये परख नली में हमने लिया, ये क्रियाकलाप में दे रखा है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, गैस जो निकल रही है वो कैसी है, लिटमस पेपर के द्वारा जांच करते हैं, लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है। ठीक है, HCl गैस निकलेगी, HCl विलयन हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय शो करेगा। अब जल की उपस्थिति में HCl जो होती है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जल की अनुपस्थिति में H आयन पृथक नहीं होते, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, और क्लोराइड आयन बनाता है। क्लोराइड नेगेटिव होता है, ऋणात्मक। हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, होते हो तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, जल के अणुओं के साथ मिलके ये रह सकते हैं। और इस प्रकार हाइड्रोजन आयन को सदैव H आयन की बजाय H3O पॉजिटिव से दर्शाना चाहिए। अब हमने देखा ये H3O H आयन प्रदान करता है तो अम्ल कहलाएंगे। अक्षारक को जल में घोलेंगे तो जैसे NaOH, KOH, MgOH2 ये सारे अक्षार हैं, इनमें क्या हो जाएगा, ये Na अलग हो जाएगा, पोटासियम अलग हो जाएगा, Mg अलग हो जाएगा, OH आयन रिलीज करेंगे। तो अक्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जल में घुलनशील अक्षारक को अक्षार कहते हैं। दोनों में अंतर है, अक्षारक को अगर जल में घोल देंगे तो अक्षार बन जाएगा। सारे के सारे अक्षारक जल में नहीं घुलते, जल में घुलनशील जो होते हैं उनको अक्षार कहते हैं। इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, साबुन की तरह कड़वे होते हैं ये वैसे, लेकिन इनको छूना या चखना कभी नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ये इनमें दिखाई भी होती है चेतावनी कि अगर जरा सा भी आपके हाथ को टच हो गया तो वहाँ से काट देगा, गला देगा, जला देगा, दूसरा किसी
बर्तन वगैरह पे पड़ता, धातुओं के साथ इनकी भी अभिक्रिया होती है ना, तो ये उसको तोड़ देगा। ठीक है भाई, इनमें इस तरह की चेतावनी होती है खतरे वाली, तो इनके खेल नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से अध्यापक के साथ में ही इनका प्रयोग करना चाहिए। अब तक हमने देखा कि अम्ल और अक्षार आपस में मिलके लवण और जल बनाते हैं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं HH एक्स का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों हो सकता है, और M का मतलब कोई भी मेटल या धातु, MOH, ये KOH भी हो सकती है, NaOH भी हो सकती है, अक्षार हो गया, और इधर वाला ये अम्ल हो गया, दोनों मिलके लवण MX बना देंगे, और HOH मतलब जल बन जाएगा। इसको नीचे दिए गए प्रकार से भी H आयन और OH आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अम्ल या अक्षार जल में मिलाने पर आयन बन जाता है, और ये जल में जब मिलाएंगे तो ये क्या होता है, इनकी बहुत ज़्यादा ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्मा अक्षेपी का मतलब ऊष्मा उसमें से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को बहुत ध्यान से हम उपयोग करेंगे अध्यापक की उपस्थिति में प्रयोगशाला में। अब आगे आता है, ये बता रखा है इसमें, जल में अम्ल या क्षार घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, नहीं तो अचानक ये विस्फोट होकर अस्फलित होकर उबल कर बाहर आ सकता है। ठीक है, इसमें चेतावनी भी दी जा सकती है, चेतावनी भी दी गई होती है अम्ल के डिब्बे पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बोतल पर। ठीक है, अब जल में अम्ल या अक्षारक मिलाने पर जल की सांद्रता की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, गाढ़ापन उसका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार को, इस प्रक्रिया को तनुकरण या डाइल्यूशन कहेंगे। अम्ल और अक्षारक तनुकरक ही हमारे पास आते हैं। तनुकरण का मतलब हल्का घोल, तनु का मतलब हल्का घोल, सांद्र का मतलब अधिक गाढ़ा घोल होता है। अब अम्ल और अक्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं? दो चीज़ें आपने पढ़ी होगी, एक दुर्बलता, एक प्रबलता। ठीक है, तो इनकी सांद्रता के आधार पर या H आयन और OH आयन रिलीज करने के आधार पर हम इनका पता लगाते हैं कि ये कितना प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P का मतलब पुषांश और शक्ति, इस pH स्केल से हम इसकी शक्ति को बताते हैं। ठीक है, pH ज्ञात भी कर सकते हैं। pH जो होती है हमारे पास 14 तक होती है, 14 तक का पैमाना होता है, 1 से 14 तक। तो किसी भी उदासीन विलयन की pH होगी वो 7 होगी। जो नमक हमने देखा उसकी विलयन नमक का होगा, वो उदासीन होता है, 7 के आसपास होती है उसकी pH। और 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा, 7 से 14 तक है तो अक्षारीय होगा। अक्षारीय में OH की सांद्रता बढ़ती जाती है, अक्षार की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इसको पहले से ही पेपर आता है, स्ट्रिप आती है पेपर की, वो डुबो के हम पता लगा सकते हैं ये अम्लीय है या अक्षारीय है। ठीक है, ये पैमाना दे रखा है। जठर रस जो हमारे पेट में निकलता है ना बेटा भोजन के पाचन के लिए, उसकी pH 1.2 होती है। नींबू का रस है, इसकी pH 2.2 होती है। शुद्ध जल की pH 7 होती है, रक्त की 7.4 होती है, ये उदासीन pH है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी 10 होती है pH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपने इनो बुलबुले जो एसिडिटी से आज़ादी दें उसमें भी होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो pH है वो लगभग 14 के बराबर होती है। ये रफ इसने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है इस पे। अब अम्ल और अक्षार की शक्ति विलयन में H आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर अधिक आयन निकलते हैं तो वो प्रबल हो जाएगा, अगर कम आयन निकलते हैं तो वो दुर्बल हो जाएगा। जैसे एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, अधिक मात्रा में H आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, अधिक H आयन उत्पन्न करने वाले को प्रबल अम्ल कहेंगे, कम H आयन उत्पन्न करने वाले को दुर्बल अम्ल कहेंगे।
ठीक है। ऐसे ही अक्षारक हैं, अधिक OH आयन उत्पन्न करने वाले को प्रबल अक्षारक कहेंगे, कम OH आयन उत्पन्न करने वाले को दुर्बल अक्षारक कहेंगे। अब ये पीएच हम पढ़ रहे हैं, इस पीएच का महत्व क्या है, क्या फ़ायदा है इसके पढ़ने का, तो इसमें हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जो पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, ये सभी पीएच के प्रति संवेदनशील हैं। हमारे शरीर में 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। जो जीवित प्राणी है ना, इसी परास में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच, जब हमने अम्लीय वर्षा पढ़ी थी ना, 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जलीय जीवधारी का जीना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही हम जब पौधों में अम्लीय पानी अगर चला जाएगा तो वो पौधे भी प्रॉपर ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और वो सारी चीज़ें नष्ट होने के साथ साथ कम हो जाएगी उनकी ग्रोथ, ठीक है। अब हम देखेंगे बगीचे की मिट्टी का पीएच, ये पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। एक विशिष्ट परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के विकास के लिए पीएच लगभग उदासीन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, वो भूमि की पीएच कम होगी या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भूमि अनउपजाऊ हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। वहाँ पर पौधे पैदा नहीं होंगे, फसल पैदा नहीं होंगी। अब प्यारे बच्चों, हमारे लिए क्या उपयोग है पीएच का, इसमें हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। हमारा जो पेट है ना, वो पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह हमारे पेट को तो हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन भोजन का पाचन करता है। लेकिन अगर यही अम्ल हमारे पेट में अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाए तो अपच की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसे हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, ये कमज़ोर या दुर्बल अक्षारक होते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, इनों में जो हम लेते हैं ना, वही होते हैं। पीएच का हमारे दांतों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम मीठा वगैरह खा लेते हैं और मुंह को साफ नहीं करते तो वो जो दांतों में रहने वाले कीटाणु होते हैं वो इस भोजन को सड़ा के जो हमारे दांतों पर लगा हुआ है उसमें अम्ल बना देते हैं, ठीक है। और अम्ल से फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है हमारा दांत के ऊपर जो हमारी परत होती है वो ख़राब हो जाती है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये जल में तो घुलता नहीं लेकिन अम्ल में ये खराब हो जाता है। और मुंह में जो बैक्टीरिया हैं उनको हमें साफ सफाई करनी चाहिए जिससे कि अम्ल उत्पन्न न हो, और अक्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए जिससे अम्ल के साथ मिलके वो उदासीन कर दे, अम्लीय ना रहे, और दंत फिर हमारे दंतक्षय को रोका जा सके, दांत साफ सुथरे रहे। कुछ अम्ल पशुओं और पौधों में नेचुरल रूप से विद्यमान होते हैं। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो रसायन हमारे अंदर डाल देती है, दर्द होता है। चींटी काटती है, ठीक है, तो उसमें भी अम्ल छोड़ देती है वो। अब इनसे बचाव के लिए अगर मान लिया चींटी या मधुमक्खी डंक मारे तो बेकिंग सोडा लगाते हैं फटाफट, ठीक है। तो इसमें जो नेटल का डंक होता है उसमें भी मेथोनाइक अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है जिससे दर्द और जलन का अनुभव होता है। अब हमें ये याद रखने की बात होती है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, लस्सी में, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल, नेटल के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल। तो ये सारे अम्ल पेपर में पूछे जा सकते हैं किसमें कौन सा होता है। अब लवण के संबंध में अधिक जानकारी। सबसे पहले हम प्यारे बच्चों हम लवण के बारे में बात करेंगे। जो साधारण नमक होता है ना हमारा, उसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है। और लवण का हमने पढ़ा कि अम्ल और अक्षार के मिलने से लवण का निर्माण होता है, ठीक है। लवणों का पीएच क्या होता है, अम्लों का और अक्षारों का तो हमने पढ़ लिया। अम्ल का 7 से नीचे, अक्षार का 7 से ऊपर। लवण का जो होगा पीएच वो 7 या इसके आसपास ही होता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है, ये उदासीन होते हैं।
और प्रबल अम्ल और दुर्बल अक्षार के लवण का पीएच मान 7 से कम, हल्का सा, ये अम्लीय होते हैं। प्रबल अक्षार और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच 7 से थोड़ा सा अधिक, ये अक्षारीय होते हैं, लेकिन 7 के आसपास ही होते हैं लवण का जो पीएच होता है। अब साधारण नमक, दांडी यात्रा में नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी ने। सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी से बनाया था और अंग्रेज़ों के नमक कानून का विरोध किया था। वो साधारण नमक हमारे बहुत काम का है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक, भोजन में जो उपयोग करते हैं। समुद्री जल में बहुत सारे लवण घुले होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है और विश्व के कई भागों में ठोस लवण निक्षेपित होता है। जो समुद्री जल है उसमें ये क्रिस्टल इसके बनाए जाते हैं और भूरे रंग के होते हैं। खनिज लवण भी होता है, ठीक है, खनिज लवण भी मिलता है यूँ का यूँ जमा जमाया, मिनरल्स जिसे कहते हैं, मिनरल साल्ट। खनिज नमक जब बहुत सारे समय पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था तो वो खनिज नमक बना था, कोयले की तरह ही निकालते हैं उसको। दांडी यात्रा के बारे में बताया गया था ये। साधारण नमक क्या होता है बेटा? साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में काम आता है, बहुत सारी चीज़ बनाने के काम आता है। क्या क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के काम आता है, बेकिंग सोडा बनाने के काम आता है, व्यंजक चूर्ण बनाने के काम आता है, वॉशिंग सोडा बनाने के काम आता है। ये किस प्रकार बनते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम पढ़ रहे हैं NaOH, इसको जल में अगर हम घोल दें तो उसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार होता है। सोडियम क्लोराइड को हम जल में घोल दें तो वो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन जाएगा। उसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा करेगा और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर अक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरीन भी निकल रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब अक्षार निकल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्लोर अक्षार प्रक्रिया कहेंगे। इसका रासायनिक समीकरण क्या है? NaCl एक्वस होता है, 2H2O लिक्विड होता है, NaOH ये भी एक्वस होता है, क्लोरीन गैस निकलती है और H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। क्लोरीन गैस प्यारे बच्चों एनोड पर मुक्त होती है। कहाँ पर मुक्त होती है? एनोड पर। एनोड होता है जमा का मतलब धनात्मक, कैथोड होता है ऋणात्मक। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। ये चित्र में दिखा रखा है। क्लोर अक्षार प्रक्रिया कैसे होती है ध्यान से देखोगे, इसका चित्र भी बनाओगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। नमक का घोल इसमें डालते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है क्या क्या उपयोग है। ईंधन में, मार्गरीन में, खाद के लिए, अमोनिया वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन के साथ मिलके। नमक का घोल वापस बाहर निकल जाता है, NaOH बन जाता है उसका। धातुओं NaOH का उपयोग क्या है? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है और ये क्लोर अक्षार प्रक्रिया कहती है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस बार इतना ही पढ़ेंगे। इसमें 4 चीज़ें बाकी रहेगी: व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और कपड़े धोने का सोडा और खाने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हम दूसरे बार पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं सोचता हूँ 40 मिनट का ही एक लेक्चर हमारा होता है, उसके आधार पर ही हम चल रहे हैं। तो ये पाठ प्यारे बच्चों आप एक बार पढ़ना है आपने और ये समझना है। बाकी का फिर दूसरे पीरियड में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ रहे हैं फिलहाल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार बनता है। ठीक है, आप बड़े ध्यान से इसको देखोगे, पढ़ोगे और इन चीज़ों को याद करोगे। अच्छा, 2 चीज़ें और आपने करनी है। पहले और दूसरे पाठ में जितने भी रासायनिक समीकरण आए हैं ये सारे के सारे आपने अपनी कॉपी में उतारने हैं। ये सारे आप अपनी कॉपी में उतार लोगे और उसके नीचे इनके नाम लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी
ये अभिक्रिया कई बार एक एक नंबर में खलिज स्थान भरने में या इसको संतुलित करने में इस प्रकार पूछी जाती हैं। ये आपके लिए आसान होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको दोहराने के बाद कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।